वंस अगेन वेलकम टू हरियाणा स्टडी आईक्यू। हरियाणा स्टडी आईक्यू के चैनल पर आप सबका स्वागत है। हरियाणा स्टडी आईक्यू पर जो हमारी सीरीज है, जिसमें से द्रोण सीरीज मेंस कोर कंटेंट को लेकर चल रही है, इस द्रोण सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द्रोण सीरीज के इस लेक्चर पे आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रियम्बल पर। जी हाँ, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना पर। प्रस्तावना को लेकर मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कैसे आपका एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, अस्तित्व में कैसे आया, प्रियम्बल को कैसे लेके आया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम लोग प्रियम्बल तक कैसे पहुंचे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये द्रोण सीरीज़ की जो क्लासेस हैं, ये वीक में 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारी जो कुरुक्षेत्र सीरीज़ है वो आपके प्रीलिम्स को लेकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र सीरीज है। कुरुक्षेत्र सीरीज जो है वो आपको कब से कब तक दिखाई देती है, मंडे से सैटरडे तक ये क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पर प्रीलिम्स स्पेशल जो एमसीक्यूज सीरीज है, यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं आपके कुरुक्षेत्र सीरीज में। और कुरुक्षेत्र सीरीज के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे द्रोण सीरीज। इस द्रोण सीरीज के लेक्चर में आपको कह सकते हैं मंडे से सैटरडे तक मेंस कोर कंटेंट जो है आपको वीडियो कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र की जो क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं, और उसके अलावा जो आपका द्रोण सीरीज की क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये जो टीम है इसको आप देख सकते हैं। इस टीम के साथ हम लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। एक नई शुरुआत है, एक नए भरोसे के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसमें से कुछ लोग आप लोगों के भी सजेशंस यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। तो क्लास जब आप देखते हैं, क्लासेस में कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये और किया जा सकता है, तो वो भी आप हम लोगों को अपने सजेशंस के माध्यम से हमको बता सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का जो सेशन है हमारा। आज का सेशन बेसिकली जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रियम्बल पर। प्रियम्बल पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में भी बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सीधा यदि हम मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से यदि हम देखने का स्टार्ट करें, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे कहूंगा कि जो मुझे आपको ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, इस प्रियम्बल को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में है, आप हिंदी में उसको याद कर सकते हैं, अंग्रेजी में याद कर सकते हैं, जो आपका मीडियम है उसमें आप याद कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिनसे ये सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछ लिया गया है कि चलिए प्रियम्बल सुनाइए। ठीक है, और ये चीज़ ना बनना बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग एक मोमेंट होता है, जब आप उस टाइम पर आपसे कहा जाए इंटरव्यू में, बोर्ड के सामने आप बैठे और आपसे कहा गया कि आप प्रियम्बल सुनाइए, और आप कह दें सर मुझे याद नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उस बेसिस पे आपको जज कर लिया जाएगा, लेकिन हमेशा कोई चीज़ ना बनने से अच्छा हो कि चीज़ आपसे बने। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रियम्बल यदि आप याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद करें। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि भाई प्रियम्बल में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उनकी बात भी मैं करूंगा। मेंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं कि सर व्हाट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना है क्या, तो एक लाइन में यदि हमको समझना हो, तो बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबलीज के मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, चाहे उसमें से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो, के एम मुंशी हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, ठाकुरदास भार्गव हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पर स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, प्रियम्बल का मतलब ये है, प्रियम्बल क्या चीज़ें दिखाता है, प्रियम्बल किस प्रकार से किन किन चीज़ों को डिस्प्ले करता है, ये सारी बातें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलरेडी करी हैं। और कई बार उनके जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार उनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि हमसे एक लाइन में पूछा जाए कि सर प्रियम्बल क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया गया, आपके किसी कोई छोटे भाई बहन है, उन्होंने पूछा कि भैया प्रस्तावना क्या है, दीदी प्रस्तावना क्या है, तो आपने कहा कि प्रस्तावना क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रस्तावना में क्या है ये मुझे पता है। तो ऐसा मोमेंट भी आपके लिए ना आए, आप बता सकें एग्जैक्टली कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं, तो कहा जाता है प्रियम्बल इज अ कंटेंट ऑफ आइडियल्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। जो प्रस्तावना है वो आदर्शों, सिद्धांतों एवं मूल्यों की विषय वस्तु। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार यदि परिभाषा की आप बात करते हैं तो प्रियम्बल है, प्रियम्बल एक कंटेंट है,
प्रियम्बल एक क्या है, कंटेंट एक विषय वस्तु है। जिस विषय वस्तु में सिद्धांत हैं, जिस विषय वस्तु में वैल्यूज हैं, जिस विषय वस्तु में क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, ठीक है। प्रियम्बल इज अ कंटेंट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके मूल्य हैं, जो आपके आदर्श हैं, उन्हीं को मिलाकर क्या हुई है, यहां पर प्रियम्बल बनी हुई है। अब यदि हम बात करें कि प्रियम्बल आई कैसे, प्रियम्बल कैसे यहां तक आई, तो जब आप प्रियम्बल को बात करते हैं कि प्रियम्बल यहां तक कैसे आई, प्रियम्बल भारतीय संविधान में कैसे आई, तो प्रियम्बल तक आने के पहले प्रियम्बल का जो ओरिजिन होता है वहां पर चलना पड़ेगा। बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, जब हम आपके संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा की बात करते समय हम वहां पर क्या देखते हैं, संविधान सभा की बात करते समय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते समय हम वहां पर देखते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, इस संविधान सभा में हम ये देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 यहां पर एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह रहे हैं, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और ये आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया, ये पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया, यानी कि पारित हो गया। जब ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, तो बाद में इसी को कहा गया कि आगे चलकर यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा, यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कुछ देर पहले आपसे कहा था कि यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे क्या पूछी जाए, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, तो डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में परिभाषा के स्तर पर आप क्या बताएंगे, परिभाषा के स्तर पर आप बताएंगे कि प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल इज अ कंटेंट ऑफ, प्रियम्बल इज अ कंटेंट ऑफ आइडियल, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। प्रस्तावना आपके आदर्शों, सिद्धांतों एवं मूल्यों की विषय वस्तु, क्या है सर, विषय वस्तु है, ठीक है। एक चीज तो यहां से जब भी आपके प्रश्न की शुरुआत होगी, प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रश्न है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ही बताओगे, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन बता सकते हो, ठीक है। यदि वहां पर किसी प्रकार से उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो आप यहां से चीजों को शुरू कर सकते हो, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब यहां पर यदि हम देख रहे हैं कि प्रियम्बल में क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्योंकि कई बार हम इसके अंदर की चीजों को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि प्रियम्बल का जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, प्रियम्बल के जो अवयव हैं, प्रस्तावना के जो अवयव हैं वो क्या है, प्रस्तावना के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है। तो कई बार यहां पर प्रस्तावना से हमको किन किन चीजों की जानकारी मिलती है, वो आपके तत्व हो जाएंगे, वो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे, वही आपके अवयव हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरह से क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आप प्रस्तावना का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। या सीधा पूछ सकता है कि आप उन नेचर्स को बताइए, या उन इंडियन स्टेट्स के उन फीचर्स को बताइए जो प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स के नेचर बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में मेंशन है। तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़ते हैं, जब हम प्रस्तावना के तत्व पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमको दिखाई दी जाती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज जो यहां पर हमको डिस्कस करना है वो होंगे प्रस्तावना के तत्व,
क्या डिस्कस करना है? प्रस्तावना के तत्व तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। चलो भाई, एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल, प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व, जब हम प्रस्तावना के तत्वों की बात करते हैं तो प्रस्तावना के तत्वों को समझते समय हम लोग यहां पर यदि देखने का प्रयास करें तो प्रस्तावना के तत्वों में सबसे पहला चीज जो दिखाई देती है हमको, ठीक है, वो नेचर ऑफ द स्टेट दिखाई देता है। नेचर ऑफ द स्टेट हमको यहां पर दिखाई देता है। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति, भारत की विशेषताएं पता चलती हैं। अब नेचर ऑफ द स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं आप, तो यहां पर बहुत सारे नेचर आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले मैं कहूं कि संप्रभुता, क्या दिखाई देती है? संप्रभुता। यहां पर वर्ड लिखा हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी मींस क्या? सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम अथॉरिटी। इफ यू हैव अ पावर टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, दैट मींस यू आर सॉवरेन। यदि आपके पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है, कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, तो आपको सॉवरेन कंसीडर किया जाएगा, आप सॉवरेन माने जाओगे। बट जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो सॉवरेनिटी दो तरीके से आपको दिखाई देती है। सॉवरेनिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? सॉवरेनिटी का मतलब बताया सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। अब डिसीजन जो है दो प्रकार के हैं, एक तो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ठीक है, तो हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से सॉवरेन है। ठीक है, इंटरनली मतलब क्या? भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। आवर इंडियन गवर्नमेंट हैव अ पावर टू टेक इंडिपेंडेंट इंटरनली डिसीजंस। जो भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उस भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो किसी से पूछ के नहीं लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा मसला था जम्मू एंड कश्मीर पर 370, उसको हमने जब हटाया तो भले ही वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक विवादित क्षेत्र है जहां पर हमारा सीमा विवाद है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी हमने उस पर किसी से दूसरे से नहीं पूछा, हमने डिसीजन ले लिया और 370 हटा दिया। हमने जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन कर दिया। मतलब हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसको मानते हैं, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के आंतरिक भाग हैं उनके संदर्भ में निर्णय लेने का हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वोच्च प्राधिकार है। दूसरी तरफ जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब होता है हमारे आसपास के देशों के साथ हमको किस प्रकार के रिलेशंस रखने हैं, ट्रेड करना है नहीं करना है, उनके साथ हमारे फाइनेंशियल रिलेशन होंगे नहीं होंगे, उनके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनके साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो होंगे नहीं होंगे। इन सब चीज को लेकर भी हम पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र हैं। हमको दूसरा कोई देश नहीं आके बताएगा कि पाकिस्तान के साथ हमको रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। हमको लगेगा अच्छे रखने चाहिए तो हम रखेंगे, हमको लगेगा नहीं कोई जरूरत नहीं है तो नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी देखने को मिला, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ, उस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। ठीक है, बावजूद कि पाकिस्तान एक होस्ट कंट्री थी, ठीक है, लेकिन भारत वहां पर ट्रेवल करके नहीं गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट है ना। अब कोई ऑस्ट्रेलिया वाले या अमेरिका वाले या रसिया वाले हमको आके नहीं बताएंगे कि तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए। हमारा मन होता तो, हमारी सरकार का मन होता तो हम जाते। सरकार ने कहा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कोई दूसरा कहेगा तब तो और नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डिसीजंस किसी दूसरे से नहीं चलेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे से नहीं चलेगी, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज किसी दूसरे के कहने पर नहीं चलेंगी।
इसका और अच्छा एग्जाम्पल अभी आपको साल 1.5 साल पहले देखने को मिला था, जब अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, तेल का व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने सीधे सीधे कहा कि आप कौन होते हो भाई, हु द हेल आर यू टू डिसाइड, भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम कहां से ट्रेड करें और कहां से ट्रेड ना करें। हमारा जहां से मन होगा हम वहां से ट्रेड करेंगे, बिकॉज वी आर सॉवरन एंड सॉवरनिटीज ऑफ nature of the Indian states which are mentioned in the preamble of Indian Constitution, and the first nature which are mentioned in the preamble of Indian Constitution, that is sovereignty. Okay, सॉवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और यदि केवल सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। 2 एग्जांपल आप बढ़िया से दीजिए। रूस यूक्रेन वॉर पर एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का एक कह सकते हैं कि एग्जांपल हो सकता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में भारत का पाकिस्तान ना जाना, बाकी देशों के जाने के बावजूद, कि भाई बाकी देशों के रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है आप जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी देश जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात का एग्जाम्पल दिया कि यदि अदर कंट्रीज आ रही हैं, न्यूजीलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ठीक है, आपका बांग्लादेश आ रहा है, इवन साउथ अफ्रीका आ रही है, तो फिर भाई भारत को आने में क्या दिक्कत है, भारत को भी आ जाना चाहिए। भारत वालों ने कहा कि वो जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो जाएं तो हम भी जाएं, हमारा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है और हमको लगता है कि हमारे प्लेयर्स वहां पर सेफ नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, बात खत्म। मतलब हम वहां पर डिसीजन लेने के लिए एक्सटर्नली, हमको किसी का प्रेशर नहीं लेना है, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज सब हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलने देंगे, बात खत्म। तो एग्जाम्पल भी आपको सेट करने, एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। ओके, दूसरी चीज, राज्य की प्रकृति पर संप्रभुता के बाद अगली चीज जो हमको दिखाई देती है वो दिखाई देती है समाजवादी। समाजवादी सोशलिस्ट। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा आप, क्योंकि जनरल स्टडी के पेपर में अकेले समाजवाद से प्रश्न नहीं होगा कि वो सीधा समाजवादी पूछ ले। सोशोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ना ही सामाजिक स्तर पर कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं। तो जब समाजवाद पर प्रश्न होगा एज अ फीचर ऑफ द नेचर, एज अ नेचर ऑफ द स्टेट, कि भारत समाजवादी है, तो भारत के समाजवादी के कॉन्टेक्स्ट में पहली लाइन तो यही होगी कि समाजवादी सोशलिस्ट इज नॉट अ ओरिजिनल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ओरिजिनली हमारे प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब समाजवाद का मतलब क्या है, थोड़ा सा इतना बस जान लेना चाहिए समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद दो चीजें करता है। एक तो कह रहा है कि जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का कंट्रोल, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके तो कम से कम जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यदि समान वितरण नहीं हो रहा तो कम से कम न्यायिक वितरण ही कर लो। ठीक है, तो संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण, ये दो बातें करता है कौन, समाजवाद। ठीक है, और समाजवाद का जो मूल है वो पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड है। समाजवाद मैक्सिमम प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करता है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट के अपोजिट पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, यानी लोक कल्याण की बात करता है। और जब ये लोक कल्याण की बात करता है तो ये पूंजीवाद से या कैपिटलिज्म से पूर्णतः अपोजिट हो जाता है, कंप्लीट अपोजिट हो जाता है। क्योंकि जो समाजवाद है वो कह रहा है पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन जो पूंजीवाद है वो कहता है वेलफेयर वेलफेयर किनारे करो, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, अधिकतम लाभ की भावना के आधार पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो समाजवादी जो कॉन्सेप्ट था वो इंदिरा गांधी के टाइम पर 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बेसिस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
और भारत के स्वरूप को समाजवादी बना दिया गया। ऐसा नहीं था कि भारत पहले से समाजवादी नहीं था, भारत समाजवाद की अवधारणा पर ही काम कर रहा था। हालांकि नेहरू जी की जो अवधारणा थी, नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट था, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ था। और जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं, जिसका 1961 में स्टैब्लिश हुआ था नाम NAM, तो वहां से हम ये चाहते थे कि हम किसी एक गुट में शामिल ना हो। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट ग्रुप एंड वी आर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप। हम मिडिल पाथ पर चल रहे थे, मध्यम मार्ग पर चल रहे थे। उस महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाए गए उस महान बौद्ध धर्म के जो कॉन्सेप्ट थे, उनके बीच में जो मध्यम मार्ग की अवधारणा थी, उस पर हम चल रहे थे। हम बीचों बीच चलने का प्रयास कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि हमको किसी का विरोध ना झेलना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में वी आर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। जिस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन अमेरिका एंड रसिया, उस टाइम पे भारत एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है। और भारत जब एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो नए स्वतंत्र देश की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, नए स्वतंत्र देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको देखना होता है। तो भारत ये चाहता यदि कि हम किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरे गुट का विरोध झेलना पड़ता, और भारत उसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए नेहरू जी ने बड़ी ही डिप्लोमेटिक तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, समाजवाद हो गया। तीसरा जो नेचर है, यहां पर तीसरा जो नेचर है वो क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक है, ये भी आपके भारतीय संविधान में मेंशन है, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल प्रेम्बल है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका हिस्सा ये नहीं है, इसको भी बाद में जोड़ा गया। इट वॉज ऑल्सो इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी क्या किया गया? भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं यदि सेकुलरिज्म पर, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है देयर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन ऑफ द स्टेट बट ऑल द रिलीजन्स आर सेम फॉर द स्टेट्स। भारत राज्य का या भारतीय राज्य का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है, परंतु भारतीय राज्य के लिए, भारत की सरकार के लिए सभी धर्म क्या हैं? बराबर है। अब यहां पे प्रश्न कई बार आपसे बनता है, छोटा प्रश्न हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ठीक है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और उसके साथ साथ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? There is a difference between the Indian secularism and Western Indian secularism and Western secularism। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, मतलब उसको धारण नहीं करता है कि नहीं हम धर्म के आधार पर चलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि धर्म को नकार देता है, नहीं नकारता है। यदि धर्म को नकारता तो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शामिल नहीं होती। हमने देखा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं, भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल किया गया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन्स, बट जस्ट अपोजिट यदि हम बात करते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म की, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन्स। धर्म का अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते वो कहते हैं देयर इज क्लियर सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द पॉलिटिक्स, चर्च एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, चर्च एंड द गवर्नमेंट। सरकार और चर्च के बीच में कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, नहीं, पूर्णतः अलग है। धर्म के मामलों पर संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और संसद के मामलों पर चर्च का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बट हमने ये बताया है कि कुछ परिस्थितियों में पब्लिक ऑर्डर को सुधारने के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारने के कॉन्टेक्स्ट में राज्य जो है वो धर्म पर क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म तो सीधे मना कर रहा है कि भाई कोई संबंध ही नहीं है, एग्जिस्टेंस को ही मना कर दे रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकुलरिज्म भी बाद में आया, और सेकुलरिज्म का मतलब भी मैंने आपको बताया, वेस्टर्न और उसके साथ साथ
जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो भी आपने देखा। राज्य की प्रकृति में और आगे यदि हम बढ़ें तो तीन प्रकृतियों को देखने के बाद अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो तीन प्रकृतियां हमने देखी, कौन सी प्रकृति देखी हमने? हमने सबसे पहले देखा है संप्रभुता, सोशलिस्ट, और फिर हमने देखा है सेकुलरिज्म। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहां पर चौथी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक। ये भी क्या है? नेचर ऑफ द स्टेट। ये भी क्या है? राज्य की प्रकृति है। क्या है? राज्य की प्रकृति। अब ये जो राज्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ द स्टेट है, इस नेचर ऑफ द स्टेट को यदि आप समझें तो यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी को यदि आप समझें तो यहां पर दो चीजें, एक तो डेमो है, दूसरा क्रेसी। डेमो का मतलब होता है जन, कृषि का मतलब होता है तंत्र, जनतंत्र या लोकतंत्र, प्रजातंत्र, एक ही है। जहां पर मेन जो पावर है ना, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपल्स, जनता। अब्राहम लिंकन ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता का शासन करना है, जनता के लिए शासन करना है, और जनता ही जहां पर शासन करती है वो क्या है? वही डेमोक्रेसी है, वही लोकतंत्र है। वही क्या है? लोकतंत्र है। तो ये पूरी कहानी यदि आप देखने का प्रयास करते हैं तो हम यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? डेमोक्रेसी दिखाई देती है। और भारत में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हमने बता दिया है एज अ नेचर ऑफ द स्टेट, एज अ नेचर ऑफ द स्टेट हमने इसको मेंशन किया हुआ है इंडियन प्रेम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप स्पेशली देखते हैं कि यहां पर आपको डेमोक्रेसी दिख रही। सो सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट जो चीज आपको दिखाई देगी नेचर ऑफ द स्टेट में, अगली जो पांचवी चीज है वो है रिपब्लिक, रिपब्लिक। तो जब भी आप कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल में पहली चीज दिख रही है नेचर ऑफ द स्टेट। और नेचर ऑफ द स्टेट के अंदर पांच नेचर आपको दिख रहे हैं कि भारत सॉवरन है, भारत सोशलिस्ट है, भारत सेक्युलर है, भारत डेमोक्रेटिक है एंड भारत रिपब्लिक भी है। अब आपके दिमाग में होगा सर रिपब्लिक का मतलब क्या? व्हाट इज रिपब्लिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? द स्टेट वेयर द हेड ऑफ स्टेट्स, the states where the head of a state has been elected। ठीक है, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जहां पर आपका जो राष्ट्रपति वो इलेक्टेड हो चुका है, इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट इलेक्ट हो रहा है, जनता इलेक्ट कर रही, नहीं। यदि कहीं पर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हेड ऑफ द स्टेट यदि इलेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि वो रिपब्लिक है। ठीक है, तो रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में क्या वर्ड यूज होता है? गणतंत्र यूज होता है। और गणतंत्र में क्या है? सीधी सी एक ही बात है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कहीं पर क्या हो रहा है? हेड ऑफ स्टेट कहीं पर इलेक्ट हो रहा है, तो बस काम हो गया। यदि हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट हो रहा है, ठीक है, यदि हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? यदि हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि भैया यहां पर रिपब्लिक है। ठीक है, ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटेन इज नॉट इलेक्टेड। ठीक है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडेटरी मोनार्कियल सिस्टम से आता है, वो वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था से निकल कर आता है। और वो महाराजा और महारानी में ये भी व्यवस्था है कि आज जो राजा महाराजा है हो सकता है कल उसका बेटा ही राजा महाराजा बन जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की व्यवस्था यह है कि आज कोई राजा, आज कोई राष्ट्रपति है तो जरूरी नहीं कि उसी की फैमिली का मेंबर ही राष्ट्रपति बनेगा, कोई और भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बट ब्रिटेन इज नॉट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट्स अ डेमोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम। और राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है और हमारा क्या है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है।
तो सबसे पहले नेचर ऑफ द स्टेट जब आप बताओगे, राज्य की प्रकृति बता रहे होगे, तो राज्य की प्रकृति बताने के लिए यहां पर पहली लाइन में इतनी सारी चीजें लिखी गई, सॉवरन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रियम्बल की 2-3 लाइन के ऊपर की चीजें अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और नेचर ऑफ द स्टेट के बाद दूसरी चीज जो प्रियम्बल हमको बताता है, वो प्रियम्बल हमको बता रहा है प्रस्तावना के तत्वों में हमको दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है, हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, यहां पर हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, एलिमेंट्स। और दूसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य क्या है, हमको क्या क्या संविधान करना चाहता है, तो संविधान के उद्देश्य भी यहां पर बताए गए। संविधान का उद्देश्य है कि लोगों को क्या दिया जाए, न्याय, जस्टिस, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है जस्टिस, और जस्टिस में 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो यहां पर यदि आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहां पर यदि आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो न्याय के बाद आपको क्या मिल जाएगा, न्याय के बाद आपको मिलेगी लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी के बाद आपकी इक्वेलिटी, और इक्वेलिटी के बाद आपको फ्रेटर्निटी, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हमारे भारतीय संविधान के क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और ये हमको संविधान के प्रस्तावना में, प्रस्तावना के तत्व के रूप में हम देखते हैं कि संविधान के उद्देश्य भी हमको कहां मिलते हैं, प्रस्तावना में मिल जाते हैं। संविधान क्या चाहता है, संविधान चाहता है टू एस्टैब्लिश जस्टिस इन द सोसाइटी, समाज में न्याय की स्थापना करना चाहता है। और न्याय भी कितने प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समता 2 प्रकार की, ठीक है। प्रॉब्लम्स में यही क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पर यदि आप देखोगे इस प्रेम्बल के इस लाइन को पढ़ो आप, तो हम क्या देख रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। एक क्लास हम इसमें इसमें भी करेंगे कि भाई जो जस्टिस है, उस जस्टिस को हम पूरी एक क्लास में समझने का प्रयास करेंगे अलग से, कि भाई सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्या प्रियम्बल में जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस लिखा गया है, उसको अब तक अचीव किया गया कि नहीं, अब तक हम सक्सेस हो पाए टू एस्टैब्लिश द जस्टिस इन द सोसाइटी। जो हमको रास्ता तय करना है कि हमको न्याय स्थापित करना है, उस न्याय को स्थापित करने के रास्ते में हम कहां तक आगे बढ़े, क्या हम उसको हमने पूरी पूरी तरीके से अचीव कर लिया है, क्या हमने उसको पूरी तरीके से अचीव नहीं किया है, ये सारी बातें आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, लिबर्टी, और लिबर्टी 5 प्रकार से, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, सीक्वेंस ही पूछ लेगा आपसे कि पहले क्या लिखा हुआ है, तो लाइन जब आपको याद रहती है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती कि भाई क्या क्या है, विचार अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। उसके बाद है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी आप 2 देखोगे, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, कि भाई सब में हमको प्रतिष्ठा
की समता लाना है और अवसर की समता लाना है। तो दो प्रकार की क्या है, इक्वेलिटी, और लास्ट में क्या है, फ्रेटर्निटी। तो इनका सीक्वेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले जस्टिस लिखा हुआ, फिर इक्वालिटी लिखी हुई, फिर लिबर्टी, सॉरी, पहले जस्टिस लिखा हुआ, फिर लिबर्टी लिखी हुई, फिर इक्वालिटी लिखी हुई, फिर फ्रेटर्निटी लिखी हुई। एंड फ्रेटर्निटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का अंतिम उद्देश्य है। और इसको लास्ट में इसलिए भी लिखा गया कि विदाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी वी कैन नॉट एबल टू एस्टैब्लिश अ फ्रेटर्निटी इन द सोसाइटी। हम समाज में तब तक बंधुत्व या भाईचारे की स्थापना नहीं कर सकते हैं जब तक समाज में न्याय, समता, स्वतंत्रता, इन सब चीजों को हम एस्टैब्लिश ना कर लें। इसलिए कहा गया कि if we want to establish a fraternity in the society, then firstly we have to establish a justice, equality and liberty in the society. समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय को स्थापित किए बिना और समाज में बंधुत्व की स्थापना करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आता है, हमने कोर कंटेंट की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रस्तावना के तत्वों की। तो प्रस्तावना के तत्वों में ये तो दूसरा हुआ, तीसरा क्या भाई, तीसरी चीज जो हमको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, या सोर्स ऑफ अथॉरिटी या पावर ऑफ अथॉरिटी, ऐसा लिख दो, पावर ऑफ अथॉरिटी। तो हिंदी में कहते हैं शक्ति का स्रोत या शक्ति का प्राधिकार, शक्ति का स्रोत, शक्ति का प्राधिकार। और ये है हमारी भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, भारत के लोग, वो भी कौन, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और ये दो तरीके से हमको पता चलती है। स्टार्टिंग में हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने लिखा है, प्रियम्बल हमारी शुरू ही यहीं से होती है। कहां शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और लास्ट में हम इसको क्या कहते हैं, लास्ट में हम इसको कहते हैं एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम कह रहे हैं एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और गिव टू अवर सेल्फ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कौन कर रहा है, भारत की जनता। इनेक्ट, एडॉप्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, यहां पर ये भी चीज आप ऐड कर दीजिए कि भाई जो सोर्स ऑफ पावर है, जहां से हमको पता चलता है कि यहां पर हम तीन चीज कह रहे हैं, इनेक्ट, ठीक है, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, ठीक है, गिव टू अवर सेल्फ, ठीक है। हम क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और यहां से कौन कर रहा है, भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की जनता ही वास्तविक शक्ति का प्राधिकार है, वास्तविक शक्ति का स्रोत है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्रस्तावना के तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना का महत्व लिखते समय भी आप ये चीज बता सकते हो, प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस लिखते समय भी आप ये चीज बता सकते हो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई हमने एक चीज तो क्लियर कर लिया कि प्रस्तावना के महत्व को कैसे आपको लिखना है, ठीक है, प्रस्तावना की
जो कंपोनेंट्स हैं, प्रस्तावना के जो एलिमेंट हैं, उनको हमको लिखना है। अब यहां पर यदि हम इंपॉर्टेंस या की पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस यदि आपसे पूछे जाएं, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस के की पॉइंट्स आपको लिखने हो, तो की पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या लिखोगे? ठीक है, की पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या लिखोगे वो आप देखिएगा। की पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या लिखोगे वो यहां पर देखने का प्रयास करिए और इनको नोट करके लिखिए कि आप कहां पर इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में वही आ जाए जो मैं आपको यहां पे पढ़ा दूं ऐसा जरूरी तो है नहीं। मैं आपको ये क्या कह रहा हूं कि भाई कोई क्वेश्चन है तो आप उसको टैकल कैसे करोगे, कैसे उसको लिखना सीखोगे। तो मैंने कहा कि सिग्निफिकेंट, ठीक है, की पॉइंट फॉर सिग्निफिकेंस, कि भाई सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस लिखने को आ गया, ठीक है, कि महत्व के लिए प्रमुख बिंदु, कि भाई महत्व लिखने के लिए आ गया तो उसके प्रमुख बिंदु आप कैसे लिखोगे। तो यहां पर जैसे सबसे पहले आया तो पहले आप क्या बताओगे कि भाई जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है, फिलोसफिकल फाउंडेशन है। ठीक है, आप क्या बता दोगे कि भाई फिलोसफिकल फाउंडेशन है। ठीक है, मतलब दार्शनिक आधार देता है, हमारे संविधान का दार्शनिक आधार है। अब ये पॉइंट तो आपको मिल गया, लेकिन इस पॉइंट के अंदर लिखोगे क्या? इस पॉइंट के अंदर जब आपसे कहा जाएगा क्या लिखना है, तो इस पॉइंट के अंदर आपको लिखना है कि जितने भी हमारे संविधान के आदर्श हैं, जो हमारी संविधान की फिलॉसफी है, वो यहां से देखने पर पता चल जाती हैं। और इस पर आप एक व्यक्ति का कोटेशन डाल दीजिएगा, वो व्यक्ति का नाम है A.K. अय्यर। ठीक है, A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है, ठीक है, जो प्रारूप समिति का सदस्य है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भी है, और वो व्यक्ति कह रहा है द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट ऑफ ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। मतलब वो सारी चीजें लिखी हुई है ना जो अभी तुरंत तो हमको नहीं मिलने वाली। हम यदि आज चाहें कि प्रियम्बल को हमने 1950 में भारतीय संविधान में रखा और 1952 में हम न्याय भी स्थापित कर लेंगे, इक्वालिटी भी दे देंगे, लिबर्टी भी दे देंगे, फ्रैटर्निटी भी देंगे, नहीं होगा। लेकिन हाँ, दीर्घकालिक समय पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान का जो एक दीर्घकालिक सपना है, एक जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा गया एक सपना है कि भाई हमारे लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो उस लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये फिलोसफिकल फाउंडेशन है। और इस फिलोसफिकल फाउंडेशन को लिखते समय यहां पर आप बता दोगे कौन कौन सी चीजें हैं जो फिलोसफिकल फाउंडेशन को, भाई जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, और उसी बेसिस पर आप लिख दोगे। इसी आधार पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य और भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समिति प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, आधार है, या दीर्घकालिक सपनों का विचार है। पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, विजनरी डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज आप क्या बताओगे, विजनरी डॉक्यूमेंट्स, विजनरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विजनरी डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा दस्तावेज जिसका विजन है। ठीक है, और इस विजनरी डॉक्यूमेंट जब लिखोगे, दूसरा इंपॉर्टेंस आपका जब ये होगा, तो विजनरी डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताओगे, यहां पर विजनरी डॉक्यूमेंट्स पर बताओगे कि जो के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, हु वाज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्होंने कहा है कि हमारी जो प्रियम्बल है वो होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, होरोस्कोप ऑफ अवर
कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की क्या है? जन्म कुंडली। और संविधान ही बस नहीं, हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की भी जन्म कुंडली। ठीक है, कि यदि हम इसको ये कर दें कि हमारा जो सॉवरेन है, कंट्री जो हमारी है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हिंदी में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विजनरी डॉक्यूमेंट से, और यहां से पता चलता है कि ये विजनरी डॉक्यूमेंट है, एक भविष्य देखने वाला दस्तावेज है जो भविष्य बता देता है। ठीक है, वो दस्तावेज है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके संदर्भ में के.एम. मुंशी जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का एक क्या है? जन्म कुंडली। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बताकर, जन्म कुंडली देखकर आप उसके भविष्य को बता सकते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखकर भारत के जो दीर्घकालिक सपनों का विचार है उसको बताया जा सकता है। ठीक है, मतलब भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो गणतंत्र है, भारत जो एक सॉवरेन कंट्री है, उसके भविष्य को भी देखा जा सकता है। के.एम. मुंशी कह रहे हैं कि भाई ये छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, विजनरी डॉक्यूमेंट है। और इस विजनरी डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सीधे वो कह रहे हैं कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो हमारा देश है, जो हमारे देश का नेचर है, उसका होरोस्कोप है ये। ठीक है, तीसरी चीज, आप यहां पर तीसरा चीज जो बताओगे, सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस, एस्पायरेशंस, आकांक्षाओं का प्रतीक, आकांक्षाओं का प्रतीक है। क्या है ये? आकांक्षाओं का प्रतीक है, सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं का प्रतीक। अब आकांक्षाएं कौन सी? आकांक्षाओं का प्रतीक लिखते समय आप यहां पर बताओगे कि भारतीय संविधान की जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, कि भैया ये जो संविधान का मोस्ट प्रीसियस पार्ट है, और मोस्ट प्रीसियस पार्ट होने के साथ साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में आकांक्षाओं के प्रतीक के संदर्भ में ठाकुर दास भार्गव, उनका स्टेटमेंट याद रखिएगा। किसका स्टेटमेंट याद रखिएगा? ठाकुर दास भार्गव। और ठाकुर दास भार्गव साहब जो हैं वो एक शब्द, एक कदम आगे हैं, और वो कहते हैं कि प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कह रहे हैं कि विदाउट प्रियम्बल, विदाउट प्रियम्बल इसका कोई मतलब नहीं है हमारे भारतीय संविधान का। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा शरीर है, किसी का भी शरीर है, उस शरीर से यदि आत्मा निकाल दी जाए तो सारा शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर दास भार्गव कह रहे हैं कि विदाउट प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, कोई कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कह दिया है। ठीक है, और देखिए मैं आपसे कह रहा हूं महत्व के लिए बिंदु, ये बिंदु जरूर याद रखिए, लेकिन इन बिंदुओं में यदि आप ये नाम के साथ उनके कोटेशंस यहां पर लिखते हैं तो आपके प्रश्न का जो वैल्यू है, आपके उत्तर की जो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन करता है आपके आंसर पर। जहां आपको 4 या 5 नंबर मिलने वाले होंगे 10 में से, वहां हो सकता है कि आपको 6 मिल जाए, 6.5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 10 में से बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 में से 10 मिल जाए, 10 में से 9 मिल जाए। कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 100 में 100 लेकर आए होंगे, लेकिन वो यहां पे नहीं होगा। यहां पे आपका सिलेक्शन 50 to 60 मार्क्स में हो जाता है। बात यही है कि जहां पर लोग पहले 90, 95, 98 नंबर ला रहे थे, 98 परसेंटाइल आ रहे थे, उनको ये स्थिति है कि वो 60% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। उसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक एजुकेशन सिस्टम वो है जहां पर हमको ये कहा जाता है कि तुमको पास करना है, फर्स्ट आना है, चाहे रट के करो, कैसे भी करो। लेकिन यहां पर वो एजुकेशन सिस्टम काम नहीं करता। जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो कंपटीशन की दुनिया वो वाली दुनिया से पूर्णतः अलग है। जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में, कॉलेज के एग्जामिनेशंस में आपने हो सकता है कि 97, 98% लाए हों, लेकिन यहां पर आपको 98, 97% लाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, आप कोशिश भी करोगे तो आएंगे भी नहीं, तो उसके पीछे जाना भी नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन कितने में हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है 60% में, 55% में, 57% में, और टॉपर आप बन जा रहे हो 63, 64% में। तो व्हाट इज द नीड ऑफ 97, 98%? क्या क्या आवश्यकता है भाई? क्यों? वाई? कोई जरूरत नहीं है।
और जब कोई जरूरत नहीं तो इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। फालतू की चीजें दिमाग में नहीं घुसानी है। उतनी चीजें आप दिमाग में रखिए, उतनी चीजें आप पढ़िए जितनी चीजें आप कैरी कर सके, जितनी चीजें उठा के ले जा सके, ठीक है। आप ये समझिएगा कि आप मान लीजिए आपको कहा कि भाई सामान उठाना है, तो आपसे कहा गया 2 सेकंड के लिए उठाना, तो हो सकता है कि आप क्या करो, 150 किलो भी उठा के रख दो, यहां से उठा के 2 सेकंड उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। लेकिन आपसे बोला जाए कि इस 150 किलो के सामान को, 1.5 क्विंटल का वजन जो है, इसको उठाकर आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है या 10 किलोमीटर जाना है, तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो सेम चीज यहां पर भी है। आपकी जर्नी जो है ना वो 1 सेकंड वाली नहीं है, आपकी जर्नी वो 10 किलोमीटर वाली है। मैराथन करना है, और मैराथन्स में आप एक ही स्पीड से स्टार्टिंग से भाग नहीं सकते हो, बहुत सारी चीजें लेके नहीं चल सकते हो, ठीक है। 20 मीटर चलना हो तो हम हो सकता है कुछ वजन उठा के चल भी ले, लेकिन मैराथन से यदि भागनी है तो हम बोझ उठाकर नहीं चल सकते हैं। तो बोझ यहां पर भी है, बहुत सारी चीजें यहां पे घुसा लोगे तो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें वहां पर याद आ जाए। और जितनी चीजें घुसाने में लगेगा टाइम, जब इस दिमाग में बहुत सारी चीजें भरना शुरू करोगे तो भाई भरने में भी तो टाइम लगेगा। मतलब वो टाइम आप फालतू वेस्ट कर रहे हो। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज यदि आपको याद नहीं हो रही है, आप उसको यूटिलाइज कहीं पर नहीं कर रहे, मतलब वो जो समय आपने दिया था उस चीज को पढ़ने में वो वेस्ट है। और इतना भी समय हमारे पास है नहीं, वेस्ट करने की चीज तो है ही नहीं समय। पहली बात, समय वेस्ट करने की चीज नहीं है। जिसने समय को वेस्ट किया, समय ने उसको भी वेस्ट ही कर दिया फिर, ठीक है। तो सबके साथ खेलना, समय के साथ मत खेलना बस। और जानबूझ कर हम नहीं खेलते हैं, लेकिन हम अनजाने में वो चीज कर रहे होते हैं, हम जबरदस्ती की चीजें पढ़ रहे होते हैं। हम कहां की तरफ भागने लगते हैं, हम डेटा की तरफ भागने लगते, कलेक्शन करते हैं। और डेटा वॉर तो चल ही रहा है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना कंपटीशन की है। कंपटीशन हम स्टूडेंट्स बस में नहीं है, कंपटीशन स्टूडेंट को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनमें भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में हर एक व्यक्ति वो डेटा देना चाहता है कि लो हमारे पास इतना डेटा है। भाई डेटा का सवाल ही नहीं है, डेटा का क्वेश्चन ही नहीं है। डेटा से कोई आगे नहीं जा रहा है। आप सोचोगे कि मैं यहां पे डेटा लिख दूंगा और मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, वो दुनिया, वो समय बहुत पीछे जा चुका है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी। आपको चीजों में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, आपको दूसरों से अलग दिखना पड़ेगा। कंपटीशन का मतलब सबसे आगे होना नहीं है, कुछ लोगों से आगे होना है। क्योंकि सब तो कंपटीशन में ही नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में यदि 1.5 लाख 2 लाख रुपए 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 लाख में ये मान के चलिए कि 10% लोग ही आपके कंपटीशन का हिस्सा हैं। 1,80,000 तो आपकी भीड़ के लिए है, दिखाने के लिए। जो जेन्युइन आपका जो कंपटीशन है वो 20,000 लोगों से है, ठीक है। और 20,000 में भी बहुत सारे लोग फिर प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग मेंस में छट गए। आखिरी में जाकर यदि 200 पोस्ट हैं तो आपको मिल रहे हैं 600 लोग। मतलब कंपटीशन आपसे सिर्फ 2 लोगों के साथ है, क्योंकि आप एक पोस्ट के लिए आप अकेले नहीं हैं, एक पोस्ट के लिए 3 लोग हैं। मतलब आपका मुकाबला अन्य 2 लोगों के साथ है, बस ये सोच के जाना है। यदि आप ये सोच के गए कि 2 लाख लोगों से लड़ना है, तो सोच के ही हाथ पैर कांप जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप क्या लिख रहे हैं, जब आप सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट्स लिखते समय आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। और लास्ट में आपको एक चीज बता देनी है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। मार्गदर्शक सिद्धांत भी हमको कहां मिलते हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत कहां मिल रहा है, प्रियम्बल में। मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है। और मार्गदर्शक सिद्धांत में भी एक नाम आप चाहें तो यहां पर ऐड कर सकते हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, पॉलिटिकल साइंसेस एक थिंकर है, वो बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सारे की नोट्स, की पॉइंट्स आपको यहां पर दिख जाते हैं।
और ये की पॉइंट्स कहीं ना कहीं भारतीय संविधान निर्माताओं के बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता किस प्रकार से भविष्य दृष्टा भी थे, भविष्य को देख सकते थे, सारी चीजें उन्होंने रखी थी। तो इनका नाम भी वो जो दीर्घकालिक सपनों का विचार है, उनका और इनका थोड़ा सा मिलता जुलता टाइप का चीजें आपको दे जाएंगी। ठीक है, अब 4 पॉइंट्स तो आपको मिल गए, 4 पॉइंट्स में 4 आपने नाम भी बता दिए, बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी। इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व को कंप्लीट करते समय आप ये भी बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आपको क्या क्या मिलता है तो बता दीजिएगा कि भाई नेचर ऑफ द स्टेट पता चलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता चलते हैं, अथॉरिटी ऑफ पावर पता चलता है, और एक चीज जो पता चलता है कि भाई एडॉप्टेशन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हम लोगों ने जो भारतीय संविधान को अडॉप्ट करा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है, भारतीय संविधान को जो अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू अवर सेल्फ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जिस दिन किया है, उस दिन की तिथि की जानकारी भी हमको प्रियम्बल से मिल जाती है। ठीक है, बट कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल को क्रिटिसाइज कीजिए, ऐसा लिख दिया जाए क्रिटिकली एग्जामिन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्रिटिकली एग्जामिन द, जब क्रिटिकली एग्जामिन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब आपका क्या आ जाए आलोचनात्मक परीक्षण करने का प्रश्न हो, ठीक है, कि प्रियम्बल को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, प्रियम्बल है, प्रियम्बल को क्या करने के लिए बात कर रहा है वो, क्रिटिकली या क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, क्या कह रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण। अब आपको आलोचना करने के लिए बोला गया तो अब ऐसी आलोचना मत कर देना कि ऐसा लगे कि जो प्रियम्बल बनाने वाले लोग थे वो तो कुछ जानते ही नहीं थे, इतनी खतरनाक आलोचना नहीं करनी। अपने दोस्तों के आसपास की भी आलोचना करते हैं तो ऐसा आलोचना नहीं करना चाहिए कि जिनको उनको ऐसा लगने लगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं, ऐसी आलोचना नहीं करनी। ठीक है, प्रियम्बल की आलोचना करने का मौका आपको दिया है एग्जामिनर ने, तो आलोचनात्मक परीक्षण करते समय 2-3 चीजें आप बताओगे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा क्या है, आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं यहां पर। ठीक है, देयर इज अ आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आदर्शवादी सिद्धांत है। ठीक है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी, जिनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर फॉर एनी अथॉरिटी। ठीक है, क्या बताओगे, यहां पर बताओगे कि प्रियम्बल जो है वो किसी भी प्राधिकारी को, किसी भी अथॉरिटी को पावर नहीं दे रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमको संविधान से शक्ति मिलती है। तो जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो क्रिटिसाइज करते समय पहली चीज आप लिखोगे कि देयर इज अ मैक्सिमम आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इट्स नॉट इजी टू एस्टैब्लिश दीज प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों को स्थापित करना, इन सिद्धांतों को पूर्ण करना, इस सिद्धांतों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जो हमने टारगेट्स बनाए, जो हमने गोल्स बनाए हैं, वो इतने आसान नहीं है। फिर क्या कहा गया, प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर फॉर एनी अथॉरिटी। किसी भी प्राधिकार के लिए, ठीक है, किसी भी प्राधिकारी के लिए, किसी भी प्राधिकरण के लिए शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज क्या बताओगे, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, ये क्या है, गैर न्याय योग्य है। कैसा है, गैर न्याय योग्य है। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल,
गैर न्याय योग्य है। और जब आपसे यह कह दिया गया कि यह गैर न्याय योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हैं वो चीज यदि आप कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता है, सरकारें नहीं कर पाती हैं, तो आप दौड़ के कोर्ट नहीं जाओगे कि सर ये लिखा था आपने इसको फुलफिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नॉन जस्टिसेबल है, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का प्राधिकार है। और ये चौथी चीज ये भी बता दोगे कि किसी के शक्ति पर बाउंडेशन भी नहीं लगाता। इट्स नॉट बाउंड एनी अथॉरिटी, इट्स नॉट बाउंड एनी अथॉरिटी। यह किसी प्राधिकरण को बाध्य नहीं करता, किसी को रोकता नहीं है, ना तो किसी को रोक सकता है, ना तो किसी को पावर देता है, ना तो ये न्याय योग्य है, आदर्शवादी है। तो 3-4 आपने बता दी कि भाई ये चीजें हैं। लेकिन इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर वही बता दीजिएगा 2-3 ये सारी चीजें लिखने के बाद लास्ट में मैंने कहा ना कि इतनी आलोचना मत कर दीजिएगा कि ऐसा लगने लगा कि वो तो जो बना रहे थे प्रियम्बल को वो तो कुछ जानते ही नहीं थे, आप ही सब जानते हो, बस ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रियम्बल लिखने के बाद, ये क्रिटिसिज्म लिखने के बाद आखिरी में आप क्या कहोगे? आखिरी में बता दोगे अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू A.K. अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। ठाकुर दास भार्गव के अनुसार यह भारतीय संविधान की आत्मा है। ऐसा नहीं कि 4-5 पॉइंट लिखने, कोई भी 1-2 पॉइंट जो आपको याद आए वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता दोगे। तो क्रिटिसाइज करने के लिए जब आपसे पूछा गया ना, ये वर्ड आया क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब है कि आलोचना आपको लिखनी है, लेकिन आलोचना लिखने के बाद उसमें लास्ट में बताना भी है कि इससे भैया इन आलोचनाओं के बावजूद इसका महत्व है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजलेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना मतलब का है, कोई काम ही नहीं है इसका, ऐसा ना लगने पाए। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब आपके लिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, इन प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन प्रियम्बल बी यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ? ठीक है, क्या कहा गया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व को डिस्कस कीजिए, समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ, कैन प्रियम्बल बी यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, क्या संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, क्या संविधान की प्रस्तावना को कानूनों की व्याख्या में यूज किया जा सकता है? ठीक है, कैन द प्रियम्बल बी यूज्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ? तो याद रखिएगा, द प्रियम्बल कैन इंडीड बी यूज्ड टू इंटरप्ट लॉज स्पेशली व्हेन द टर्म्स यूज इन एनी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ यहां पर यह भी याद रखनी है कि द ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट इन द प्रियम्बल कैन प्रोवाइड असिस्टेंस इन इंटरप्रिटेशन, मतलब वास्तविक रूप से कहीं संविधान की प्रस्तावना पर एक से अधिक महत्व या पर संविधान के किसी आर्टिकल पर एक से अधिक महत्व निकलते हैं, तो उस शब्द की वास्तविक व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। और जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वाली बात करेंगे तो यहां पर 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। एक केसेस आपको याद रखना है, बेरूबारी यूनियन का केस, बेरूबारी यूनियन केस 1960। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है केशवानंद भारती केस, (1973) और एक याद रखना है LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया केस, ये है 1995 का। ये 3 केसेस आएंगे।
और इन 3 केसेस के बेसिस पर ही आप बता सकते हैं कि प्रियम्बल कैन बी यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। पहले वाले में आप सीधे बता दोगे तो सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है that the preamble shows the general purpose behind the constitution provision and can aid in interpretation। एक्नॉलेज करता है, ठीक है। केस वन भारती वाले केस में भी सीधे सीधे कहता है, पहले वाले में तो हालांकि वेरी वाले यूनियन वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे वाले में वो बदल जाता है, कहता है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कहता है कि भाई आपका जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है और भारतीय संविधान का हिस्सा होने के कारण द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्फेसाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटिंग में इसका यूज किया जाएगा। और फिर लास्ट में आता है एलआईसी ऑफ इंडिया केस। एलआईसी ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कह देता है द सुप्रीम कोर्ट रीएफर्म्ड द प्रियम्बल्स रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। इसमें भी कहता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है सीधे कह देता है एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के इंटरप्रिटेशन में यूज की जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के माध्यम से आप बता दोगे कि हाँ प्रियम्बल कैन बी यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या, विधान की व्याख्या करने के लिए यूजफुल है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, टिप्पणी कीजिए। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट लिखना है। तो समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वही 3-4 नाम आपको याद आएंगे कि भाई समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय आप बताओगे कि ठाकुर दास भार्गव क्या कह रहे थे, ए के अय्यर क्या कह रहे हैं, अर्नेस्ट बार्कर क्या कह रहा है, ठीक है, विजनरी डॉक्यूमेंट्स, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन, इस तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इन तरह के वर्डों का यूज करके आप बता सकते हो कि प्रियम्बल इज प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो आपने शुरू में डेफिनेशन देखी थी उस डेफिनेशन के बेसिस पर भी चीज़ों को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जब आप डेफिनेशन के बेसिस पर चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, परिभाषा के आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, तो परिभाषा में ही आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि प्रियम्बल इज अ कंटेंट ऑफ आइडियल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है, आदर्शों, सिद्धांतों एवं मूल्यों की विषय वस्तु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास है, इन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर, ठीक है। और ये रही आज की हमारी क्लास। इस आज की क्लास में हम लोगों ने द्रोण सीरीज के लेक्चर पर बात करी है। द्रोण सीरीज पर हम लोगों ने प्रस्तावना को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। प्रस्तावना के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहां से आप प्रस्तावना के अन्य क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपकी कुरुक्षेत्र की सीरीज जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो क्लासेस भी आपकी होंगी, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब आपसे लाइव क्लासेस पर, कुरुक्षेत्र सीरीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।